हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू रैपिड रिवीजन 1.0। और इस रैपिड रिवीजन की अमेजिंग सीरीज में हम सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉ के हर चैप्टर को बहुत अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं। एंड इंडीड हमने जो है मोस्ट ऑफ द सिलेबस रिवाइज कर लिया है। सिर्फ हमारे दो चैप्टर्स बचे हैं। एक बचा है एलएलपी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, बहुत छोटा सा चैप्टर है। और बचा है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, वो भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, वो भी छोटा चैप्टर है। तो आज हमारे को लास्ट जो है हमारा पार्टनरशिप एक्ट का लास्ट यूनिट वो कंप्लीट करना है। और फिर बस 2 लेक्चर और आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद सीए फाउंडेशन लॉ का सिलेबस। ओके, तो चलो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट कर देते हैं हमारा रिवीजन। ओके ओके ओके, ये रिवीजन कैसे होने वाला है? ये पूरा का पूरा रिवीजन मेरे हैंड रिटन नोट्स के द्वारा होने वाला है। ओके चलो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड और पढ़ते हैं अच्छे से द थर्ड यूनिट, फाइनल यूनिट ऑफ पार्टनरशिप एक्ट। तो ये फाइनल यूनिट का नाम क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म मतलब फर्म अब क्या होने वाली है? हमारी पार्टनरशिप फर्म जो है वो अब बंद होने वाली है, खत्म होने वाली है। सो उससे रिलेटेड हम प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। ओके चलो, तो सबसे पहले मेरे को एक चीज बताओ, अगर कोई चीज बंद होने वाली है तो पहले उसको बनना जरूरी है, तभी तो वो खत्म होगी ना। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। क्या देखेंगे? अबाउट, 2 मिनट आने वाला है दोस्तों। ओके आ गया। चलो, तो हम सबसे पहले किसके बारे में देखेंगे? रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आप लोग मेरे को बताओ कि हमने पिछले 2 यूनिट में एक बात की थी कि रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कंपलसरी है या नहीं कंपलसरी है। ठीक है, मैंने आपको फर्स्ट यूनिट में एकदम अच्छे से बताया था कि देखो रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। अगर आप चाहो तो आप अपनी पार्टनरशिप फर्म का रजिस्ट्रेशन कराओ, अगर नहीं चाहो तो आपस में आप बैठ के डिसाइड कर लिए कि ऐसा ऐसा पार्टनरशिप फर्म चालू करना है, ऐसे बिजनेस करना है और स्टार्ट कर दिए, तो वैसा भी पॉसिबल है, आप वैसे भी कर सकते हैं। बट रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे बहुत ज्यादा है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन कराने के फायदे बहुत ज्यादा है और नहीं रजिस्ट्रेशन कराने के नुकसान है। तो इट्स बेटर टू गेट योर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड। और रजिस्ट्री किसके पास कराएंगे? रजिस्ट्री कराएंगे किसके पास जाके? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स एंड सोसाइटीज। पता है ऐसा होता है। चलो, हमको तो अभी सोसाइटी से मतलब नहीं है, तो हम सिर्फ ये लेके चलते हैं कि ये कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स। और आजकल सब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होता है ना, इनकी एक साइट है, आप जाके वहां पे पूरी डिटेल्स अपनी डाल दो, अपने फर्म की डिटेल डाल दो और वो आपका रजिस्ट्रेशन करके दे देंगे। ठीक है, सो रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास हम जाएंगे फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ फर्म। ओके, तो अगर हम जा रहे हैं ऑनलाइन, जा रहे हैं, चलो ऑनलाइन उनको जो है अप्रोच कर रहे हैं, तो हम क्या क्या चीजें उनके पास जमा कराएंगे? हम जमा कराएंगे हमारी पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो, ये वो डॉक्यूमेंट है जिसमें पार्टनरशिप, जितने भी पार्टनर्स हैं उसमें आपस में हम लोग कैसे एग्रीमेंट कर रहे हैं, कौन कितना प्रॉफिट शेयर करेगा, कौन एक्टिव पार्टनर रहेगा, कौन स्लीपिंग पार्टनर रहेगा, ये सब चीजें जितनी भी है ये पार्टनरशिप डीड में लिखी रहती है। तो हम पार्टनरशिप डीड लेके जाएंगे। उसके अलावा पार्टनर्स अपनी पूरी डिटेल्स देंगे। ठीक है, पार्टनर्स अपने बिजनेस की डिटेल्स देंगे। फिर उसके बाद और क्या देंगे? उनका बिजनेस की लोकेशन क्या रहेगी, ये सारी डिटेल्स जो है वहां पे डालना पड़ेगा कि ये हमारे पार्टनर्स हैं, ये सब डिटेल्स। आप ये सब डिटेल्स रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या डिटेल्स डालना है। हमने वो डिटेल्स दे दी। वो डिटेल्स जो है वो अगली पार्टी चेक करेगी। रजिस्ट्रार पूरी डिटेल्स को स्क्रूटिनाइज करेगा, चेक करेगा, और उसको लग रहा है कि नहीं जेन्युइन है, सब चीजें ठीक है, तो वो आपकी पार्टनरशिप जो फर्म है उसको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। ठीक है, आपकी पार्टनरशिप फर्म जो है उसको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। और अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो क्या आप पार्टनरशिप फर्म का बिजनेस कर सकते हैं कि नहीं? कर तो सकते हो, देखो करने में कोई दिक्कत नहीं, बट नुकसान बहुत ज्यादा है। कैसे नुकसान हो सकते हैं? मैं आपको एक एक नुकसान बताती हूँ। देखो, सबसे पहला नुकसान क्या है पता है? अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स टेक, मेरी जो पार्टनरशिप फर्म है उसका नाम है ABC एंड एसोसिएट्स। ठीक है, मेरी पार्टनरशिप फर्म का नाम है ABC एंड एसोसिएट्स। अब हमने क्या किया था? हमने जो है किसी को उधारी में सामान बेचा था। ठीक है, हमने किसी को क्या किया था? उधारी में, क्रेडिट में सामान बेचा था। हमने बेचा था 10 लाख रुपए का माल। अब अगली पार्टी जो है, लेट्स टेक, अगली पार्टी का नाम है ABC नहीं लेते, ABC तो हमें XYZ एंड एसोसिएट्स। XYZ एंड एसोसिएट्स को हमने 10 लाख का सामान बेचा। अब XYZ एंड एसोसिएट्स हमारा पैसा पे नहीं कर रही है,
तो आपको पता है अगर आप एक रजिस्टर्ड फर्म नहीं हो, आप एक रजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म नहीं हो, तो ये पैसे की रिकवरी के लिए आप स्यू नहीं कर सकते इनको, आप इनको स्यू नहीं कर सकते, मतलब इनके ऊपर कोर्ट केस नहीं कर सकते अपने पैसे को रिकवर करने के लिए। तो सोचो कितना गलत हो रहा है ना। अल्टीमेट हमारे पास क्या रहता है भैया, एक राइट पैसा वसूलने का कि अगली पार्टी को स्यू करो और उससे पैसा वसूलो, बट अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो आप स्यू नहीं कर सकते। ठीक है, सो पहला नुकसान ये। दूसरा नुकसान क्या है? दूसरा नुकसान ये है कि आप तो उनको स्यू नहीं कर सकते बट वो आपको स्यू कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो कभी हम पे नहीं कर रहे हैं उनका पैसा, तो वो हमको स्यू कर सकते हैं, उनको ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो दे कैन स्यू अस। ठीक है, सो वो हमको अगली पार्टी जो है, जो वो हमारी क्रेडिटर्स हैं, अगर हम उनको पैसा नहीं दे रहे तो वो हमारे को स्यू कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, ये एक हमको और लॉस मिल गया अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया तो। तीसरी क्या चीज है पता है? सेट ऑफ का राइट। सेट ऑफ का राइट, व्हाट इज राइट्स ऑफ सेट ऑफ? ये क्या होता है? ये क्या होता है पता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि ये मैं हूं और ये जो है मेरी एक फ्रेंड है निकिता। ठीक है, ये मेरी फ्रेंड है निकिता। निकिता से मुझे जो है मान लो 10,000 रुपीज लेना है, 10,000 रुपीज लेना है, और निकिता को जो है मुझे कितना पैसा देना है? 5,000 देना है, 5,000 देना है, 10,000 लेना है, 5,000 देना है। तो इस केस में अपन क्या करते हैं? इस केस में सेट ऑफ करते हैं एंड 5,000 रुपए जो है मैं निकिता से ले लूंगी। ठीक है, मैं 5,000 से निकिता से ले लूंगी। सिमिलर राइट्स जो है, सेट ऑफ का राइट एक बिजनेस भी यूज कर सकता है। अगर बिजनेस को किसी को पैसा देना भी है और किसी से पैसा लेना भी है, तो वो लोग क्या करते हैं? सेट ऑफ करते हैं अमाउंट को, और वो सेट ऑफ अमाउंट जो है जिसको भी पैसा एक्स्ट्रा है देना है वो दे देता है। बट ये सेट ऑफ का राइट्स जो है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को अवेलेबल नहीं है। समझ में आ रहा है? अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में अगर मान लो आपको 10,000 देना है और 5,000 लेना है, तो आपको पूरा का पूरा 10,000 देना पड़ेगा, और बाद में फिर 5,000 रुपये आप लेते रहो, और अगली पार्टी 5,000 नहीं दे रही है ना, तो आप उसको स्यू भी नहीं कर सकते हो। तो ये है सीन। ठीक है, मैक्सिमम एक ना, ये बहुत पुराना प्रोविजन है, नहीं भी बताती तो चल जाता। आपको एक बात पता है, 100 रुपए तक का सेट ऑफ अलाउड है। अगर पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड है ना, तो 100 रुपए तक का सेट ऑफ अलाउड है। मतलब 100 रुपए आज के जमाने में है क्या? ठीक है, तो अगर 100 रुपए तक का सेट ऑफ है तो उतना अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को अलाउड है, इससे ज्यादा का सेट ऑफ नहीं कर सकते। और अगर रजिस्टर्ड फर्म है तो पूरा सेट ऑफ करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलो, तो सेट ऑफ का बेनिफिट भी नहीं है। एक और लॉस, और क्या लॉस है? पार्टनर एक दूसरे को भी स्यू नहीं कर सकते हैं। मान लो पार्टनर्स को एक दूसरे से कोई चीज को लेके दिक्कत हो रही है, तो क्या एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते। मान लो प्रॉफिट्स प्रॉपर्ली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा है पार्टनर्स में, आपस में शेयर ऑफ प्रॉफिट्स नहीं मिल रहा है, तो उस केस में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता है। तो ये राइट भी नहीं है। सोचो तो कितना नुकसान है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म को। तो बेटर है कि आप क्या करा लो? रजिस्ट्रेशन करा लो। ठीक है, ये बेटर है। एक चीज याद रखना, मैंने आपको बोला कि पार्टनर्स एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते हैं, बट इसका कुछ एक्सेप्शन है, इसके कुछ एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शंस है? एक्सेप्शंस ये है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे अगर प्रॉपर डिसोल्यूशन में एसेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, या डिसोल्यूशन कराना है पार्टनरशिप फर्म का, तब एक दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? स्यू कर सकते हैं। भले अनरजिस्टर्ड फर्म है तो भी स्यू कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, या फिर डिसोल्यूशन के टाइम पे जो है पार्टनर्स को अपने हिस्से का जो है क्या चाहिए? प्रॉपर्टी चाहिए, तो फिर उस केस में स्यू किया जा सकता है। या उनको अकाउंट्स चाहिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए, ताकि चेक करे किस पार्टनर का कितना शेयर है, तो उसके केस में जो है एक दूसरे को स्यू कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। सो डिसोल्यूशन के टाइम याद रखना, सिर्फ डिसोल्यूशन के टाइम पे स्यू कर सकते हैं। अगर उनको प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स चाहिए डिसोल्यूशन के टाइम पे, या डिसोल्यूशन के टाइम पे प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कराना है, तब स्यू किया जा सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये है रजिस्ट्रेशन के फायदे और नुकसान, हमने बहुत अच्छे से देख लिया है। देखो, सबसे पहले हमने क्या देखा? अगर रजिस्ट्रेशन कराना है तो रजिस्ट्रार के पास पूरी इंफॉर्मेशन लेके जाओ, वो आपको क्या कर देगा? रजिस्टर कर देगा। ठीक है, वो स्टेटमेंट्स जो भी आप जमा कराओगे, इट शुड बी प्रॉपरली साइंड एंड वेरीफाइड, तो प्रॉपर साइन वाइन करवा के जमा करवाना है। ठीक है, चलो, उसके बाद जो भी फर्म का नाम होगा, एक चीज याद रखना, आप अपने फर्म के नाम पे क्या क्या वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हो। क्राउन, किंग, क्वीन, इस टाइप के वर्ड्स यूज नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, तो एक फॉर्मल अच्छा सा नाम रखना है जिसमें ये सब वर्ड्स यूज नहीं होने चाहिए।
फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑप्शनल है, ये मैंने आपको बता दिया, ऑप्शनल है, लेकिन बेटर क्या है कि रजिस्ट्रेशन करा लो, क्योंकि नहीं रजिस्ट्रेशन कराओगे तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। अब देखो यहाँ पे नुकसान किस टाइप के है। तो पहला, आप किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते सिविल कोर्ट में, ठीक है। फिर और क्या नुकसान है, अगली पार्टी तो आपको स्यू कर सकती है, वो तो भैया उसको फायदा है, आपको नुकसान है, आप सेट ऑफ क्लेम नहीं कर सकते, कैन नॉट क्लेम सेट ऑफ। और अगर क्लेम कर भी सकते हो ना तो 100 रुपए तक का सेट ऑफ क्लेम कर सकते हो। भाई साहब 100 रुपए के सेट ऑफ से क्या होगा आज के जमाने में, ये बहुत पुराना लॉ है 1932 का। तब के लिए 100 रुपए हो सकता है बहुत ज्यादा हो, बट अभी के लिए तो 100 रुपए कुछ नहीं है। तो ये चलो, ये चले गया। अग्रीव्ड पार्टी, जो अग्रीव्ड पार्टी है, कैन नॉट ब्रिंग लीगल एक्शंस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, दूसरे पार्टनर्स को आप स्यू नहीं कर सकते, सिर्फ 3 केसेस में स्यू कर सकते हैं, एक्सेप्शंस मैंने बता दिया है आपको। फिर देखो थर्ड पार्टी हमको स्यू कर सकते हैं, ये भी पढ़ लिया। देखो नॉन रजिस्ट्रेशन जो है, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो हो सकता है, देखो आपको नॉन रजिस्ट्रेशन से कुछ कुछ राइट्स आपके नहीं जाएंगे, जैसे 100 रुपए तक का सेट ऑफ करा सकते हो। भाई साहब अब 100 रुपए का क्या ही सेट ऑफ है, अगली पार्टी आपको स्यू कर सकती है, तो ये तो हमारी फर्म के लिए नुकसान की बात है, फायदा तो कुछ है नहीं। फायदा सिर्फ 3 चीज में मैंने बताया है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे, प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांगने के टाइम पे, एट द टाइम ऑफ जब फर्म हम बंद हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, वाइंड अप हो रही है, तब स्यू किया जा सकता है, भले रजिस्ट्रेशन नहीं हो तो भी। तो वो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सेटलमेंट्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसोल्यूटेड फर्म, रियलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म, राइट्स ऑफ पार्टनर टू स्यू फॉर डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। तो ये तीनों जो है, इसको रजिस्ट्रेशन होने से या नहीं होने से फर्क नहीं पड़ता है। चलो उसके बाद है एक और बेनिफिट तो नहीं बोल सकते, अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो ये राइट भी आपका नहीं जाएगा। कौन सा राइट, पावर ऑफ ऑफिशियल असाइनी टू रिलीज द प्रॉपर्टी ऑफ इंसॉल्वेंट पार्टनर। मान लो ये पार्टनरशिप फॉर्म है ए बी एंड सी, अब इसमें क्या होता है, सी मान लो इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो सी की जितनी भी प्रॉपर्टी है, ठीक है, सी की जितनी भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी ऑफिशियल असाइनी लेके चले जाएगा। ऑफिशियल असाइनी क्या होता है, ऑफिशियल असाइनी वो पर्सन होता है, अगर कोई इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होता है ना, उसकी जितनी भी एसेट्स है उसको यूज करके जो है क्या करते हैं, उसके डेट्स को पे ऑफ करते हैं। तो ये सब करने का काम किसका है, ऑफिशियल असाइनी का। इसको कौन अपॉइंट करता है, कोर्ट अपॉइंट करता है इस पर्सन को, कि जाओ सी जिस फॉर्म में पार्टनर था, उस पार्टनर था तो वहां उसकी कुछ प्रॉपर्टी थी, वहां उसका हिस्सा था, तो उसके हिस्से को लेके आ जाओ, ऐसा कोर्ट बोलता है ऑफिशियल असाइनी को। तो अगर ऑफिशियल असाइनी जाके किसी अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर जो कि इंसॉल्वेंट हो गया है, अगर उसकी प्रॉपर्टी लेके जा रहा है तो वो लेके जा सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो ये वाला भी मैंने बता दिया, 100 रुपए तक का आप सेट ऑफ कर सकते हो। तो भाई साहब 100 रुपए तक का आप तो अलाउ भी मत करो यार, तो बीते जमाने की बात हो गई है। चलो तो ये हो गया हमारा रजिस्ट्रेशन कराना, उसके फायदे और उसके नुकसान, ठीक है। अब देखते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहली चीज तो मैं बता दूं, जिसमें बच्चों को हो सकता है डाउट हो, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप दो अलग अलग चीज है, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब पूरा का पूरा बिजनेस हो चुका है बंद, खत्म, बाय बाय टाटा, पार्टनरशिप फर्म भी खत्म हो गई है, उनका बिजनेस सब चीजें खत्म हो चुकी। जबकि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है, मैं बताती हूँ। एक देखो यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं, ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स हैं, ठीक है, 3 पार्टनर्स हैं। इसमें सी बोलता है कि मैं जा रहा हूँ, टाटा बाय बाय, मैं रिटायर होना चाहता हूँ, आई एम गोइंग फ्रॉम द फर्म। तो क्या ए और बी रिमेनिंग पार्टनर्स मिलकर बिजनेस कंटिन्यू कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व हो रही, पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, बट फर्म जो है, जो बिजनेस है वो कंटिन्यू चल रहा है। बिजनेस अब ए और बी चलाएंगे, सी चले गया तो क्या हो गया, बिजनेस चलते रहेगा, तो फर्म कंटिन्यू हो रही है, पार्टनरशिप जो है वो डिसॉल्व हो रही है। लेकिन अगर मान लो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए बी सी तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं कि भैया बिजनेस ही नहीं करना है, ये जो काम कर रहे हैं ना, ये काम को ही बंद करना है, खत्म करना है, दिस इज नोन एज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। इसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, पूरे के पूरे फर्म जो बिजनेस है वही बंद हो रहा है, ठीक है। चलो सो दोनों के बीच में आ जाओ, जल्दी से देखते हैं अपन डिफरेंस। पहला बेसिस ऑफ डिफरेंस देखो, कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस। तो कहाँ पे बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप हुई है, अगर सी छोड़ के चले गया है, ए और बी है, तो बिजनेस कंटिन्यू हो सकता है, इट डज नॉट अफेक्ट कंटिन्यूएशन ऑफ बिजनेस।
लेकिन अगर मान लो कि तीनों ने डिसाइड कर लिया बिजनेस ही नहीं करना है, तो फिर पूरा का पूरा पार्टनरशिप बिजनेस डिसकंटिन्यू हो जाएगा। ठीक है। फिर वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप मतलब सब चीजें वाइंड अप करो, बंद करो, खत्म करो। ये कहाँ पे होगा? ये होगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में वाइंडिंग अप नहीं होती है, सिर्फ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म एंड रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। रिकॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है मैंने आपको यूनिट नंबर 2 में बहुत अच्छे से बताया है। ठीक है। अगर नया पार्टनर कोई आ रहा है, पुराना पार्टनर जा रहा है, दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो रहा है, दैट इज नोन एज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। ठीक है। चलो, ऑर्डर ऑफ कोर्ट। तो देखो, पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का ऑर्डर कोर्ट दे सकता है। अगर कोर्ट को लग रहा है कि भैया ये पार्टनरशिप फर्म गलत काम कर रही है या पार्टनर्स के आपस में बन ही नहीं रही है, हम आगे पढ़ेंगे कोर्ट के ऑर्डर को, तो वहां पे कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि तुम अपने बिजनेस को ही बंद कर दो। लेकिन कोर्ट कभी ये ऑर्डर नहीं देता है कि आप अपनी पार्टनरशिप जो है उसको डिसॉल्व करो। वो बिजनेस को बंद करने का ऑर्डर देता है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने का ऑर्डर नहीं देता है। ठीक है। चलो, तो डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म लीड्स टू डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अरे भाई, ये तो एकदम नॉर्मल सी बात है। अगर बिजनेस ही बंद हो गया तो फिर पार्टनर्स जो है उनका आपस में कोई रिश्ता रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अगर फर्म बंद हो गई, डिसॉल्व हो गई, तो पार्टनर्स के बीच का रिश्ता भी खत्म हो जाएगा। इट मे और मे नॉट इन्वॉल्व डिसॉल्यूशन ऑफ फर्म। अगर पार्टनरशिप बंद हो रही है, अगर पार्टनरशिप बंद हो रही है, मतलब ए बी एंड सी, 3 पार्टनर्स थे, सी चला गया, ए और बी जो है सोचते हैं नहीं हम खुद से बिजनेस करेंगे, ए और बी बोलते हैं हम खुद से बिजनेस करेंगे, तो यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो हो रही है, पार्टनरशिप टूट रही है ना, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो रहा है? क्या बिजनेस बंद हो रहा है क्या? नहीं, बिजनेस यहाँ पे बंद नहीं हो रहा है। तो सब पार्टनरशिप जा रही है लेकिन फर्म अभी भी कंटिन्यू कर रही है। तो पार्टनरशिप का डिसॉल्व होना जरूरी नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो जाएगी। फर्म डिसॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है। चलो, फाइनल क्लोजर ऑफ बुक्स। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी तरीके से बंद हो जाएंगे, हमेशा के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या हो जाएंगे? इस पार्टनरशिप फर्म की बंद हो जाएगी। इन्वॉल्व्स फाइनल क्लोजर ऑफ बुक। जबकि जब हम किसकी बात करें, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की, तो यहाँ पे कोई फाइनल क्लोजर नहीं होता है। अब मान लो ए बी सी तीनों पार्टनर थे, सी चले गया, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स कंप्लीटली बंद हो जाएगी क्या? नहीं, अब ए और बी जो है बिजनेस हैंडल करेंगे। ठीक है। तो ये है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप के बीच का डिफरेंस। ओके, चलो, सो बहुत सारा टॉपिक पढ़ लिया अपन। ये अपना लास्ट यूनिट भी लास्ट अपनी जो है एज में चल रहा है, ये भी खत्म होने वाला है। चलो, तो अपन ने क्या पढ़ लिया? सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना है तो कैसे कराना है, रजिस्ट्रेशन कराने के बेनिफिट्स क्या है, और रजिस्ट्रेशन ना कराने के लॉसेस क्या है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कैसे, किन तरीकों से जो है हम फर्म को डिसॉल्व कर सकते हैं। व्हाट आर द वेज टू डिसॉल्व द फर्म। फर्म को बंद करने के तरीके क्या है? फर्म को बंद करना मतलब बिजनेस खत्म, बिजनेस बाय बाय टाटा, उसका तरीका क्या है? तो देखो, सबसे पहला तरीका है वॉलंटरी डिसोल्यूशन। अपनी इच्छा से अपने बिजनेस को बंद कर दो, वॉलंटरी डिसोल्यूशन। या दूसरा क्या है? डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई एक काम करो, तुम लोग जो है ना फर्म के आगे हाथ जोड़ो, बंद करो अपने बिजनेस को, तुम लोग उल्टे सीधे काम कर रहे हो, आपस में पार्टनर्स की बन नहीं रही है। ये सब रीजन हो सकते हैं जब कोर्ट ऑर्डर करेगा कि भाई बंद करो बिजनेस। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले अपन देखते हैं अबाउट वॉलंटरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी डिसोल्यूशन, अब पार्टनर्स खुद एग्री कर रहे हैं, बाय एग्रीमेंट के काम करते हैं, ए बी सी तीनों मिलके बैठते हैं, चलो भाई साहब जितना भी रिश्ता था अभी तक था, खत्म करते हैं बिजनेस और बंद करते हैं। तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे ये लोग? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, एग्रीमेंट करके क्या कर रहे हैं? डिसोल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। कंपल्सरी डिसोल्यूशन ये कब होगा? व्हेन एन इवेंट हैपेंस व्हिच इज अनलॉफुल फॉर द बिजनेस ऑफ द फर्म। ऐसा कोई इवेंट कर रहे हो जो बिजनेस के लिए अनलॉफुल है, तो अगर अनलॉफुल बिजनेस कर रहे हो तो पार्टनरशिप फर्म को जो है डिसॉल्व करना पड़ेगा। किस केस में? अगर अनलॉफुल उल्टा सीधा बिजनेस कर रहे हो तो। ठीक है। अब मान लो एक फर्म है जो अनलॉफुल बिजनेस भी करती है और लॉफुल बिजनेस भी करती है,
तो याद रखना जब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म होगा ना तो सिर्फ अनलॉफुल वाला जो है विंग वो बंद हो जाएगा, लॉफुल वाला आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया अपना वॉलंटरी डिसोल्यूशन में सेकेंड, जब अनलॉफुल बिजनेस हो गया। या फिर डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिंजेंसीज, अगर कुछ कॉन्टिंजेंसी हो गई, अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस आ गए, तब भी डिसोल्यूशन हो सकता है। कैसे? फर्स्ट है वेयर फिक्स्ड टर्म एक्सपायर्स। अब देखो वॉलंटरी डिसोल्यूशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमने पहले ही सोच के रखा था 2 साल के लिए हम क्या करेंगे, पार्टनरशिप करेंगे। तो जब 2 साल हो जाएगा आपका फर्म ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड है ऑन द कंप्लीशन ऑफ एडवेंचर, जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फर्म बनाए थे वो पर्पस ही फुलफिल हो गया है, तो भी क्या हो जाएगा, आपका डिसोल्यूशन हो जाएगा। ठीक, फिर उसके बाद ऑन द डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, हो सकता है, ये कंपलसरी नहीं है, हो सकता है कि हमने अपने पार्टनरशिप डीड में ये लिखा हो भाई कि अगर कोई पार्टनर जो है अगर उसकी डेथ हो गई या इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर है, या तो वो डिसॉल्व कर दे, अगर उन लोग साइलेंट है तो फर्म ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन अगर उन लोग बोल रहे हैं कि नहीं, किसी पार्टनर की डेथ भी हो जाए या इंसॉल्वेंट भी हो जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम कंटिन्यू करेंगे, तो उस केस में जो है बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू चलता रहेगा। कब? जब हम बोल रहे हैं कि हमको किसी पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी से फर्क नहीं पड़ता है, तो बिजनेस कंटिन्यू चलेगा, अदरवाइज क्या हो जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, एक केस में बताती हूँ, एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसमें 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी। अगर बी की डेथ हो गई, ठीक है, बी की जो है डेथ हो गई, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि ए जो है क्या अकेले पार्टनरशिप बिजनेस कर सकता है क्या, नहीं, तो पार्टनरशिप फॉर्म हो जाएगी डिसॉल्व। ठीक है, अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है, ए बी सी 3 पार्टनर्स है, बी और सी इंसॉल्वेंट हो गए, बचा कौन, सिर्फ ए, तो क्या ए अकेले पार्टनरशिप कर सकता है क्या, नहीं, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग चाहिए, तो फिर भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। ठीक है, सो फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। तो डेथ और इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स हो रहा है, अगर लेकिन डेथ होने के बाद भी या इंसॉल्वेंसी होने के बाद भी 2 या उससे ज्यादा पार्टनर्स बचे हैं, तो वो लोग डिसाइड कर सकते हैं कि हम कंटिन्यू करते हैं। लेकिन अगर 2 पार्टनर नहीं बचे, सिर्फ एक पार्टनर बचा है, तो फिर उसके बाद कंटिन्यू नहीं किया जा सकता। ओके, और लास्ट वॉलंटरी डिसोल्यूशन का क्या तरीका है, डिसोल्यूशन बाय नोटिस ऑफ पार्टनरशिप एट विल। अगर पार्टनरशिप एट विल है तो कोई एक पार्टनर जो है फॉर्म में रिटर्न नोटिस देगा, अपना इंटेंशन बताएगा कि मेरा मन नहीं है कि अब ये पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू करे। ठीक है, लेट्स टेक ए बी सी को ही एग्जांपल लेते हैं, और सी बोलता है कि एक रिटर्न नोटिस देता है, और रिटर्न नोटिस दे के बोलता है भाई मेरा मन नहीं है कि ये पार्टनरशिप एट विल जो है इसको कंटिन्यू करे, तो फिर वो डिसॉल्व हो जाएगी पार्टनरशिप। ठीक है, वो फर्म पूरी डिसॉल्व हो जाएगी। तो हमने क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ क्या रहे हैं दोस्तों, याद है ना हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। फर्म का डिसोल्यूशन मतलब फर्म का बाय बाय टाटा खत्म, ये पढ़ रहे हैं हम। तो ये 2 तरीके से हो सकता है, एक हो सकता है वॉलंटरी डिसोल्यूशन एंड दूसरा हो सकता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन, दूसरा हो सकता है कंपल्सरी डिसोल्यूशन। वॉलंटरी मतलब अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हम क्या कर रहे हैं, फॉर्म को बंद कर रहे हैं। तो ये कैसे हो सकता है, बाय एग्रीमेंट, एग्री कर लो कि आगे हमको साथ में काम नहीं करना है। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया एग्रीमेंट, कहाँ थे अपन, यहाँ पे, ये हो गया बाय एग्रीमेंट। या कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कुछ अनलॉफुल काम कर रहे हो तो बंद हो जाएगा। या फिर मैंने अभी आपको केस बताया कि अगर 2 पार्टनर्स हैं और एक पार्टनर मान लो कि इंसॉल्वेंट हो गया, तो जो बचा हुआ एक ही पार्टनर है तो अकेले कर सकता है क्या काम, नहीं कर सकता, तो वहां पे कंपल्सरी डिसोल्यूशन हो जाएगा। फिर थर्ड केस है अगर हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिंजेंसी, कुछ कॉन्टिंजेंसी हो गई, जैसे हमने फिक्स पीरियड के लिए पार्टनरशिप बनाई थी, वो पीरियड खत्म हो गया, या फिर हमने जिस पर्पस के लिए पार्टनरशिप फॉर्म बनाया था वो पर्पस फुलफिल हो गया, या फिर कोई पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो गई। अगर पार्टनर की डेथ या इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। लेकिन अगर वो लोग चाहे, अगर 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स बचे हुए हैं तो वो लोग चाहे तो वो फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और लास्ट तरीका क्या है वॉलंटरी में, कि भाई आप एक पार्टनर जो है पार्टनरशिप एट विल में नोटिस दे रहा है कि मेरे को फॉर्म डिसॉल्व करना है, रिटर्न नोटिस, तो फॉर्म फिर डिसॉल्व हो जाएगी। ओके, समझ में आया। चलो, अब है डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट।
कोर्ट कब डिसोल्यूशन ऑर्डर कर सकता है? देखो कोर्ट कब डिसोल्यूशन ऑर्डर करेगा? अगर एक पार्टनरशिप फॉर्म है जिसका नॉन स्लिपिंग पार्टनर, एक्टिव पार्टनर, अगर एक्टिव पार्टनर परमानेंटली इंसेन हो गया, अनसाउंड माइंड का हो गया, उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, परमानेंट इनकैपेसिटी आ गई, तो उस केस में जो है पार्टनरशिप फॉर्म के केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है कि भाई एक काम करो, फर्म को बंद कर दो, फर्म को बंद कर दो, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि जो एक्टिव पार्टनर है वही अब केपेबल नहीं है, तो फर्म को बंद कर दो। तो ये दोनों पॉइंट नियरली सेम है, अगर परमानेंट इनकेपेसिटी आ गई या इनसेन अनसाउंड माइंड हो गया तो। अगर मान लो कोई पार्टनर मिसकंडक्ट कर रहा है, उल्टे सीधे काम कर रहा है, गलत काम कर रहा है, इम्बेजलमेंट, चोरी, धोखा दे रहा है बाकी पार्टनर्स को, पार्टनरशिप फर्म के पैसे को अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी खरीद रहा है, मिसकंडक्ट कर रहा है, उनसे अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दे नहीं रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, बेटर है भैया बंद करो पार्टनरशिप फर्म और जाओ अपने अपने रास्ते। ठीक है, चलो उसके बाद और कब हो सकता है? परसिस्टेंट ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट, कंटिन्यूअसली जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुई थी, वो एग्रीमेंट को बार बार अगर कोई पार्टनर तोड़ रहा है, बार बार तोड़ रहा है, उससे बुक्स ऑफ अकाउंट्स मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है, चोरियां कर रहा है, इम्बेजलमेंट कर रहा है, जो पर्सन अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, उसको गलत तरीके से मेंटेन कर रहा है, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखा नहीं रहा है, तो बार बार ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट कर रहा है। ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट मतलब जो एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में हुई थी उसको तोड़ रहा है, तो उस केस में भी कोर्ट बोलेगा भैया बेटर है तुम लोग की बन नहीं रही है, खत्म करो बिजनेस और जाओ अपने रास्ते। ठीक है, चलो उसके बाद ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, अगर मान लो 3 पार्टनर्स है, लेट्स टेक ए बी सी, सी जो है अपना इंटरेस्ट किसी को ट्रांसफर कर रहा है, अपन ने देखा था यूनिट नंबर 2 में कैसे इंटरेस्ट ट्रांसफर होता है, तो सी अपना इंटरेस्ट है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो डी को ट्रांसफर कर रहा है, और ए और बी इस चीज को लेके एग्री नहीं कर रहे, तो उस केस में फर्म जो है कोर्ट बोलेगा डिसॉल्व कर दो, क्योंकि ए और बी इस चीज को लेके खुश नहीं है, तो फर्म हो सकती है डिसॉल्व। ठीक है, फर्म क्या हो सकती है? डिसॉल्व हो सकती है। अब सुनो, एक तो ये हो गया, मान लो कि ये जो सी है, सी यहाँ पे फिर से लिखती हूँ, ए एंड बी एंड सी, सी अपना लैंड रेवेन्यू टैक्स, सी को अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब एज अ पार्टनर नहीं, उसकी पर्सनल लाइफ में उसके घर के लिए मान लो लैंड रेवेन्यू टैक्स पे करना था, और वो लैंड रेवेन्यू टैक्स पे नहीं कर रहा है, तो उस वजह से जो भी टैक्स अथॉरिटी है ना, वो आके जो है इसकी पार्टनरशिप फॉर्म में इसका जो भी प्रॉपर्टी है वो ले लेती है, क्योंकि टैक्स अथॉरिटी को तो अपने टैक्स से मतलब है, तो वो सी की जो पार्टनरशिप फॉर्म में प्रॉपर्टी है उससे अपना टैक्स वसूल रही है, तो इस केस में जो है कोर्ट ऑर्डर कर सकता है, ए और बी का तो दिमाग खराब हो जाएगा ना, तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकता है भैया कि पार्टनरशिप फॉर्म को पूरा बंद कर दो, क्योंकि यहाँ पे भी क्या हो रहा है, सी का जो इंटरेस्ट है वो टैक्स अथॉरिटी को ट्रांसफर हो रहा है, तो इस केस में कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि बंद करो। ठीक है, देखो, अलाउड हिज शेयर टू बी सोल्ड बाय कोर्ट फॉर रिकवरी ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू टैक्सेस की रिकवरी के लिए अगर अलाउ कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाएगी। फिर उसके बाद कंटिन्यूअस एंड परपेचुअल लॉस, अब भैया पार्टनरशिप फर्म बनाए कि वो प्रॉफिट्स कमाने के लिए, प्रॉफिट्स हो ही नहीं रहा है, भैया बंद कर दो, लॉस ही हो रहा है तो बिजनेस बंद ही कर दो। ठीक है, फिर उसके बाद जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स, हो सकता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स हो पार्टनरशिप फर्म को बंद करने का। जस्ट एंड इक्विटेबल ग्राउंड्स मतलब लेट्स टेक कि 4 पार्टनर्स हैं एक पार्टनरशिप फर्म में, 2 पार्टनर्स एक पॉइंट के ऊपर अड़े हुए हैं, 2 पार्टनर्स दूसरे पॉइंट के ऊपर अड़े हुए हैं, मतलब इन लोग एक कंक्लूजन में आ ही नहीं पा रहे। कंक्लूजन में कैसे आएंगे जब मेजोरिटी हो, मेजोरिटी आ ही नहीं रही है, डेडलॉक आ गया है, इसको बोलते हैं डेडलॉक, लॉक टूट ही नहीं रहा है ना, ठीक है, डेडलॉक आ गया है, दोनों अड़े हुए अपने अपने उसमें, तो जब डेडलॉक ही आ गया है, आपस में बन ही नहीं रही है, तो भैया पार्टनरशिप फर्म को क्या करो, बंद करो। डेडलॉक आ गया है मैनेजमेंट में, या एक पार्टनर जो है पूरे टाइम जो है वो जो सट्टे वट्टे में लगा हुआ है, गैम्बलिंग में लगा हुआ है, पार्टनरशिप फर्म के पैसे को जो है ड्रीम 11 और ये सब चीज़ों में यूज़ कर रहा है, तो जब गैम्बलिंग और ये सब चीज़ें आप कर रहे हो या एक पार्टनर कर रहा है, फिर पूरा का पूरा पार्टनरशिप फर्म क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये है, तो अगर हम देखेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म की अगर हम बात करेंगे तो 2 तरीके से हो सकता है, एक तो वॉलंटरी, अपनी इच्छा से आप डिसॉल्व कर रहे हो, आपका एग्रीमेंट करके डिसॉल्व कर रहे हो, टाइम हो गया पूरा डिसॉल्व कर रहे हो, अगर मान लो कोई पार्टनर बचा ही नहीं है, एक ही बचा है तो डिसॉल्व हो रहा है, तो वॉलंटरी डिसोल्यूशन। कोर्ट भी ऑर्डर कर सकता है, कोर्ट जनरली कब ऑर्डर करता है, तो कोर्ट तब ऑर्डर करता है जब बिजनेस ढंग से नहीं चल रहा है,
अगर पार्टनर कोई एक्टिव पार्टनर इनकेपेबल हो गया, ढंग से काम नहीं कर रहे हो, मिसकंडक्ट कर रहे हो, गैम्बलिंग कर रहे हो, आपस में बन ही नहीं रही है, प्रॉफिट से नहीं आ रहे हैं, तो कोर्ट बोलेगा भैया बंद करो, खत्म करो, ये है। ठीक है, सो हो गया डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ये भी हो गया कंप्लीट। और लास्ट पॉइंट हमारा बचा है कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन करने का क्या कॉन्सिक्वेंस है, क्या रिजल्ट होगा। तो भैया डिसोल्यूशन करने का बस एक ही रिजल्ट है कि जो फर्म है वो बंद हो जाएगी, फर्म बंद हो जाएगी, फर्म का बिजनेस जो है वो क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मान लो डिसोल्यूशन होने के बाद भी, डिसोल्यूशन होने के बाद भी अगर पार्टनर्स जो हैं कुछ टाइम तक अपना बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, पार्टनर्स बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, तो उस केस में उन लोग के बीच में जो रिलेशन है ना, एजेंट एक दूसरे के एजेंट रहेंगे, वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू चलते रहेगा। सो डिसोल्यूशन होने के बाद भी जो है अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो फिर भैया आप दूसरे पार्टनर को लायबल अभी भी कर सकते हो डिसोल्यूशन होने के बाद भी। ठीक है, अगर डिसोल्यूशन हो गया और आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी, आपने पब्लिक नोटिस नहीं दी, तो जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं दी जाएगी तब तक एक पार्टनर दूसरे पार्टनर का एजेंट बना रहेगा। ठीक है, प्रिंसिपल एजेंट का रिलेशनशिप कंटिन्यू चलते रहेगा। सो पब्लिक नोटिस दो, सबसे पहले डिसॉल्व करो और पब्लिक नोटिस दो, और बिजनेस कंटिन्यू भी करोगे तो एक दूसरे को आप क्या करोगे, लाइबल करते रहोगे। ठीक है, डिसोल्यूशन हो रहा है तो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चालू होते हो जाएगी। अगर डिसोल्यूशन कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, मान लो आपका डिसोल्यूशन, तो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स जो है, वाइंडिंग अप का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो अगर वाइंडिंग अप का प्रोसेस जो है आपका कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, तो जब तक ये वाइंडिंग अप पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स की जो भी चीजें हो रही है ना, जो भी प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है, तब तक भी जो है पार्टनर्स का आपस में रिलेशन रहेगा, पार्टनर्स का रिलेशन रहेगा। फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ने ऑर्डर किया 10 अगस्त को कि ये पार्टनरशिप फर्म को वाइंड अप कर दो, ये ऑर्डर कर दिया। अब वाइंड अप करने का ऑर्डर दिया है तो वो वाइंडिंग अप होने में टाइम लगता है, मान लो ये टाइम लग रहा है 10 सितंबर तक, तो 10 सितंबर तक जब तक के वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चल रही है ना, तब तक के भी पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट रहेंगे, ये वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स से रिलेटेड चीजों के लिए, वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग से रिलेटेड चीजों के लिए भी एक दूसरे के एजेंट रहेंगे। ठीक है, पक्का समझ में आया। ठीक है, अब एक चीज और समझा रही हूँ। मान लो कि हमारी फर्म ने किसी को माल बेचा 10 लाख रुपए का, और 10 लाख का माल बेचने के बाद जो है वाइंडिंग अप जो है वो हुआ डिसाइड, वाइंडिंग अप का डिसीजन लिया गया। तो मान लो ये माल बेचा गया है 1 सितंबर को, और वाइंडिंग अप का डिसीजन लिया गया है मान लो 7 सितंबर को, तो बहुत जल्दी हो गया, इसको ले लेते हैं 1 अगस्त को, और वाइंडिंग अप का डिसीजन लिया गया है मान लो 7 सितंबर को, और ये 10 लाख रुपए माल तो हमने उधारी में बेचा, वाइंडिंग अप का डिसीजन हो गया है कि अब फर्म वाइंड अप होगी, तो ये जो 10 लाख रुपए जो कि मैं उधारी में माल बेचा है ना, तो अभी भी हमारे पास ये राइट है कि हम जो है ये 10 लाख रुपए को जो है अपने क्रेडिटर से वसूल सके, और ये 10 लाख रुपए को जो है हम आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो मान लो एक पार्टनरशिप फर्म है ए, बी एंड सी, ये पैसे को जो है क्या करता है, वसूलता है। तो क्या खुद के पास रख लेगा, बोलेगा कि नहीं अब तो वाइंडिंग अप चालू हो गई है, नहीं, ये क्या करेगा, ये पैसे को ए और बी को जो है इसको देना पड़ेगा। तो अगर वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स चालू हो चुकी है, उसके पहले की जो ट्रांजेक्शन्स हो गई है, जिसका रिजल्ट वाइंडिंग अप के प्रोसीडिंग्स के बाद आने वाला है, उसके लिए भी ये आपस में एक दूसरे के एजेंट रहेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? ओके, समझ में आ गया मैम। तो याद रखना, इन लोग अगर वाइंडिंग अप कर रहे हैं पब्लिक नोटिस दो, नहीं दोगे, जब तक कि नहीं दोगे लाइबल रहोगे। अगर बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो तो भी आपके बीच में जैसा रिलेशन था प्रिंसिपल एजेंट का वो कंटिन्यू चलते रहेगा। अगर वाइंडिंग अप के पहले कोई डील हुई है और उसका रिजल्ट बाद वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स जो है उस टाइम पे रिजल्ट मिल रहा है, तो भी जो है बाकी पार्टनर्स एक दूसरे के टुवर्ड्स लाइबल रहेंगे। ठीक है, चलो, सो द फर्म एंड पार्टनर्स will be liable towards third party for any act done before public notice is given। पब्लिक नोटिस के पहले इन लोग लाइबल रहेंगे, पब्लिक नोटिस देने के बाद नहीं रहेंगे। लेकिन याद रखना, however state of dead partners or insolvent partner or a partner unknown to the third party will not be liable after he ceases to be a partner। मतलब अगर मान लो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स हो गई, उसके बाद अगर कोई पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है, वाइंडिंग अप जो है उस टाइम पे एक पार्टनर की डेथ हो गई या वो इंसॉल्वेंट हो गया,
या वो इनएक्टिव पार्टनर है, डोरमेंट पार्टनर है, इनएक्टिव पार्टनर है या डोरमेंट पार्टनर है। तो अगर नॉर्मल केस है, नॉर्मल केस क्या होता है पता है, ये लोग नहीं है, नॉर्मल केस है, एक्टिव पार्टनर है, वो सब वाले केस है। तो पब्लिक नोटिस जब तक के नहीं दोगे तब तक के आपका स्टेट लायबल रहेगा। नॉर्मल केस में यहाँ पे एक्टिव पार्टनर है, एग्जाम्पल एक्टिव है, सॉल्वेंट है और जिंदा है, एक्टिव है, सॉल्वेंट है, जिंदा है, तो जब तक ये पब्लिक नोटिस नहीं देगा उसका स्टेट लायबल रहेगा। लेकिन जो पार्टनर की डेथ हो गई या जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया या इनएक्टिव पार्टनर है, अगर उनके केस में पब्लिक नोटिस नहीं भी दी गई, पब्लिक नोटिस नहीं भी दी गई, किस चीज की पब्लिक नोटिस की फर्म डिसॉल्व हो चुकी है, उसकी पब्लिक नोटिस नहीं भी दी गई, तो भी फ्यूचर ट्रांजेक्शन्स के लिए इनके स्टेट लायबल नहीं रहेंगे, इनके स्टेट लायबल नहीं रहेंगे। तो पब्लिक नोटिस से जो है ये सब केसेस में फर्क नहीं पड़ेगा, इनके स्टेट लायबल नहीं रहेंगे। ठीक है, समझ में आया सबको अच्छे से? हाँ मैम समझ में आ चुका है। और यहाँ पे आपका पार्टनरशिप फॉर्म, सॉरी पार्टनरशिप फॉर्म बोल रही हूँ, पार्टनरशिप, ये भी पूरा का पूरा रिवीजन होता है कंप्लीट। जी हाँ दोस्तों, 5 बड़े चैप्टर्स हो चुके हैं कंप्लीट, 4 बड़े 1 छोटा, फर्स्ट चैप्टर छोटा। ठीक है, तो ये सब हो चुका है हमारा कंप्लीट। और अब बस हमारे पास थोड़ा सा सिलेबस बचा है, सिर्फ 2 हम लेक्चर लेंगे और पूरा सिलेबस कंप्लीट। तो बहुत अच्छे से पढ़िए और रिवाइज कीजिए और एग्जाम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करना है हमको, 80+ तो लेके आना है हमको लॉ में। ठीक है, चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए।